बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करता हूं। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो एक शख्स की मुट्ठी में है, कोई तस्लीम करे या ना करे, वो एक शख्स की मुट्ठी में है और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान इस वक्त तमाम पॉलिटिक्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है, उनको फारिग कर दिया गया, उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया, उनको माइनस कर दिया गया और दो लोगों को माइनस किया गया, और वो हैं एक इमरान खान और एक है उस्मान बुज़दार। दो लोगों को माइनस किया गया, बाकी सब प्लस हो गए हैं। पूरे सिस्टम में आप देख लें कि जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो सारी की सारी यानी कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी वो इक़्तिदार में है। जो इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी थे वो सारे के सारे इम्पोर्टेड सरकार के साथ हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं। और इसी तरीके से पंजाब में चले जाएं तो उस्मान बुज़दार साहब माइनस हैं और उसकी जगह चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही चल रहा है, सिंध वैसे ही चल रहा है, बलूचिस्तान वैसे ही चल रहा है। दो शख्स लोगों को हटाना मकसूद था, और इमरान खान और उस्मान बुज़दार। और इसीलिए इमरान खान और उस्मान बुज़दार हटाने वाला कौन था? कमर जावेद बाजवा साहब थे, और तो कोई भी नहीं था। एक सिर्फ बाजवा साहब थे, उन्होंने हटाना था और उन्हीं का फड्डा रहता था। और उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए उन्होंने बड़े जतन किए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने और बिलाखिर ये जो रिजीम चेंज हुआ उसमें इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया और उनकी जगह पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को लगा दिया। अब पता चला कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बाजवा साहब ने बनवाया। बाजवा साहब ने कहा था कि आप जाएं, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू आया। मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे इल्म में भी हैं, इसलिए थोड़ा सा तारीख को दुरुस्त रखना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में एक तो उस्मान बुज़दार को बहुत बुरा भला कहा, बहुत ही बुरा भला कहा, और दूसरा बाजवा साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। और बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि वो मोहसिन हैं, इमरान खान साहब के भी मोहसिन हैं और परवेज़ इलाही साहब के भी मोहसिन हैं। परवेज़ इलाही साहब के तो मोहसिन हो सकते हैं, लेकिन बाजवा साहब जो हैं वो बगैर किसी एजेंडे के और बगैर किसी ज़ाती मफाद के आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो ज़ाती मफाद के इर्द गिर्द घूमते थे। इवन अफ़वाज पाकिस्तान का मफाद भी बाद में आता था, उनका ज़ाती मफाद पहले होता था। तो ज़ाती मफाद के तहत ही ये सारे काम वो कर रहे थे। उस्मान बुज़दार साहब को हटाना मकसूद था। उस्मान बुज़दार साहब को हटा के वो अलीम खान को बनाना चाहते थे, वो मलक अहमद खान को बनाना चाहते थे वज़ीर आला। अगर मुस्लिम लीग नवाज के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती तो मलक अहमद खान वज़ीर आला होते, और वरना अगर पीटीआई इमरान खान साहब मान जाते तो अलीम खान उनके होते। और अलीम खान साहब का ताल्लुक फिर आगे, और वो एक चलती है ट्रेल उनका, उनसे आगे फिर मरासिम है, वो एक साइड पे रख देते हैं, होते हैं ताल्लुकात होते हैं, ज़ाहिर है। तो बहरहाल पाकिस्तानी मुआशरा है, पाकिस्तान में हम सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ताल्लुकात भी होते हैं, ताल्लुकदारी भी होती है, लेकिन ताल्लुक जो है वो बड़े लोगों के ताल्लुकात जो है वो मफादात पे मबनी होते हैं। उसमें सिर्फ मफादात देखे जाते हैं, बाकी सोशल वैल्यूज ज़रा कम ही होती हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही थी। अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाजवा साहब ने क्यों फ़ोन किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और उनको क्यों वज़ीर आला बनवाया और इमरान खान साहब के साथ। दो बातें क्लियर कर लें। बाजवा साहब ज़ाती तौर जो जहन है ना उनका, वो है कि वो अपने मुखालिफिन को, और ख़ास तौर पे ऐसे मुखालिफिन जो कि वैसे तो अपने वो मोहसिनों को भी उन्होंने माफ़ किया, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जो अपने मुखालिफिन हैं जिन्होंने उनके साथ बुरा भला किया हो, उनके साथ उन्होंने उनसे इंतकाम लेना मकसूद था। और वो इंतकाम जाने से पहले पहले लेना जाना तो चाहते ही नहीं थे, जाने से पहले पहले इंतकाम लेना चाहते थे। इसलिए नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब को एक टास्क दिया हुआ है उन्होंने, और वो टास्क ज़ाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ चुके हैं। अब बाजवा साहब के साथ जो कमिटमेंट हुई थी, तो बाजवा साहब ने ये बातें वो हैं जो बाजवा साहब ने बताई, खुद बताई, ये कोई वो नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए लेके आए हैं कि ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो नवाज शरीफ और मरियम बीबी का जो जोर है उसको तोड़ेगा। ये शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया गया था, मलक अहमद खान साहब के जरिए सारे मामला तय हुए थे। ठीक है जी। तो ये टास्क उनको था कि नवाज शरीफ
और मरियम बीबी का जो एलिमेंट है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, इसको उन्होंने क्रश करना था, बिल्कुल क्रश करके साइड पे करना था इस पूरे के पूरे ग्रुप को, और पार्टी को अपने कंट्रोल में लेना था। इसलिए ये तो उनको टास्क दिया गया था। इस जो बाजवा स्क्रिप्ट है, बाजवा स्क्रिप्ट के मुताबिक जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के तैयार किया गया था, उसके साथ 2-3 आदमी थे, इदारा उनके साथ नहीं था। अब अगर इदारा जिस तरीके से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, तो अब फर्ज बनता है मुसल्लह अफवाज का कि क्या बाजवा साहब से डिसएसोसिएट होने के लिए बाकायदा तौर पे मैसेज कन्वे किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में किया गया था, या फिर ये बाजवा साहब की एक्सटेंशन इसी तरीके से चलती रहेगी। वो अपने आर्मी हाउस के ड्राइंग रूम से निकल के अपने ज़ाती ड्राइंग रूम में चले गए हैं, तो वहाँ पे बैठ के ये सारा मैनिपुलेशन करेंगे, मैनूवरिंग करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत संजीदा और इंतहाई हसास मसला है कि बाजवा साहब को किसकी आशीर्वाद हासिल है। वो क्यों इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब को फ़ोन कर रहे हैं, बाकी लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, और फ़ोन करके तो मैनूवरिंग कर रहे हैं, ये सारी सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बैठ के कर रहे हैं, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को ये टास्क दिया गया था। नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी बाजवा स्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं थे, उनको पावर में भी नहीं आना था, उनको क्लीन चिट भी नहीं मिलनी थी। ये तो मरियम बीबी की जो एग्रेसिवनेस है और उनके पास कुछ चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये सारा मसला उन्होंने वो मज़ाहमत वाली जो उनकी पॉलिसी थी, आंखें दिखा के उन्होंने अपना पासपोर्ट लिया, सब कुछ किया। वरना तो आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब को और उनको पूरे का पूरे रिलीफ पे रिलीफ मिलते जा रहे थे, और उनके जो केसेस पेंडिंग थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। मरियम बीबी का केस सुनने के लिए कोई बेंच ही बैठने के लिए तैयार नहीं था। 5 बेंच टूटे थे, 5 बेंच हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के 5 बेंच टूटे थे मरियम बीबी के लिए। तो इसलिए मरियम बीबी को उस वक्त पता चल गया था कि ये खेल कुछ और है। और फिर जावेद लतीफ़ साहब मैदान में उतरे थे और उस ग्रुप के लोग आए और उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है। जावेद लतीफ़ साहब को आपको पता है कि उनको वो ही नहीं दिया गया था, कलमदानी नहीं दिया गया था। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, चैप्टर क्लोज, कोई रिलीफ नहीं है। तो नवाज शरीफ और मरियम बीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाजवा स्क्रिप्ट के मुताबिक कोई रिलीफ नहीं था उनको। लेकिन मरियम बीबी ने ज़रा थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और वो लंदन पहुंच गई। उससे भी अगली बात मैं आपको बताऊं कि अगर नवाज शरीफ साहब पहुंच जाते, मरियम बीबी के होते हुए नवाज शरीफ साहब पहुंच जाते पाकिस्तान, तो फिर उनको फिर वापस वो नहीं आ सकते थे। उसके बाद फिर उन पे बाजवा स्क्रिप्ट के मुताबिक उन पे मजीद मसाइब गिरने थे और उनको धर लिया जाना था। तो ये इमरान खान साहब ने नहीं धरना था, ये किसी और ने धरना था। बहरहाल क्योंकि इमरान खान साहब की तो गवर्नमेंट ही ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद परवेज इलाही साहब को जो असल मसला था पंजाब वापस लेना था। पंजाब नवाज शरीफ साहब के चुंगल से भी निकालना था, मरियम बीबी के चुंगल से भी निकालना था, इमरान खान साहब के चुंगल से भी निकालना था। इनके चुंगल से निकाल के ये देना था शहबाज शरीफ साहब को। इसीलिए हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया था और उनके हवाले करना था। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनको ये टास्क बाजवा स्क्रिप्ट के मुताबिक उनको ये दिया गया था कि आपने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है, पार्लियामेंट, उसको तोड़ना है, पार्टी को तोड़ना है और नकब लगानी है और एक बहुत बड़ा धड़ा अपने साथ मिलाना है। और इस तरीके से पंजाब से इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया होना है। उसमें अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, ये सारे ग्रुप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे का सारा, सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्टोरिकल डिसीजन है, उसने ये सारे का सारा प्लान चौपट कर दिया, पूरे का पूरा प्लान खराब कर दिया। जो सदारती रेफरेंस था, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, वोट खरीदे जाते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनसे मिले हुए थे और उन्होंने भी सरफ नज़र जो मर्जी खरीदारी करें। सिंध हाउस में नीलामियाँ हुई, सब कुछ हुआ और ग्रुपिंग हो रही है। 20 बंदे तोड़े जा रहे हैं, उधर तोड़े जा रहे हैं, लोटों से मिला के वो सारी हुकूमतें तब्दील की जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने
باجوہ اسکرپٹ کو پہلا دھچکا لگایا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہیں سے ہی راستے نکلتے ہیں، امیدیں وہیں سے نکلتی ہیں. انہوں نے یہ سارا خراب کیا. اور پھر جب دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن میں وہ سارے کا سارا علیم گروپ، ترین گروپ فارغ ہو گیا اور وزارت اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو مل گئی. جب دوبارہ وزارت اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو ملی تو پرویز الہی صاحب کا ظاہر ہے باجوہ صاحب جا چکے تھے، کیونکہ باجوہ اس وقت تھے آرمی چیف جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، اور باجوہ صاحب ہاتھ نکل چکے تھے. اور یہ بات دیکھیں، غور کریں کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں، یعنی کہ چودھری شجاعت اینڈ کمپنی، وہ باجوہ صاحب کی بات نہیں سن رہے تھے. باجوہ صاحب کی بات وہ نہیں سن رہے تھے، وہ کسی اور کی بات سن رہے تھے. وہ کوئی اور کون تھا یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. تو باجوہ صاحب یہ سارا کچھ، یہ جتنا بھی ظلم و ستم ہوا ہے نا، یہ آپس کی ان کی 2-3 بندوں کی لڑائی تھی، اور 2-3 بندے ہی آپس میں لڑ رہے تھے، اور سارے کا سارا ملک کا ستیہ ناش ہو رہا تھا. تو بہرحال تو یہ پرویز الہی صاحب کو یہ دیا. لیکن جب باجوہ صاحب نکل گئے تو پرویز الہی صاحب اسٹیبلش ہو گئے، اور انہوں نے سلائی پی، اور ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس دوران پی ٹی آئی کے اندر کوشش بھی کی گئی، لیکن عمران خان صاحب چونکہ بہت زیادہ مقبول ہو چکے تھے اور ان کی مقبولیت عروج پہ ہے، اس وقت بھی عروج پہ ہے، لہٰذا وہ کانسیپٹ بھی ختم ہوا. اب جب اسمبلیاں توڑنے کی بات آئی تو یہاں پہ آ کے پھر مفاد ایک ہو گیا. اب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو یہ سارے کا سارا سسٹم جاتا ہے. پھر باجوہ اسکرپٹ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوا، اور باجوہ صاحب نے گھر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو ہے، یہ دونوں ہی، یہ باجوہ صاحب کے لیے بھی چارج شیٹ ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو کہہ رہی ہے ایک سٹیٹمنٹ، پالیسی سٹیٹمنٹ ڈی جی آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کہ جناب ہم اب اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور یہ اسی طریقے سے چلتا رہے، اور اسمبلیاں بھی نہ ٹوٹیں، انتخابات بھی نہ ہوں. اب یہاں آ کے پھر پرویز الہی صاحب نے ایک نیا راز فاش کر دیا ہے. اب وہ راز فاش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بدستور اس سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ اس سسٹم کو بچانا چاہتی، یعنی کہ مراسلہ سرکار کو بچانا چاہتی ہے، اور عام انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتی. جیسے پرویز الہی صاحب نے یہ بات کی، ادھر سے چیف الیکشن کمشنر بھی آ گئے. اب وہ ساری چیزیں جو سپریم کورٹ کمرہ نمبر عدالت نمبر 1 میں چیف الیکشن کمشنر نے وہ ساری چیزیں تہس نہس کی تھیں جب الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، اب وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ دوبارہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر چیف الیکشن کمیشن میدان میں ہے. تو یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، تو یہ تو پرویز الہی صاحب نے بڑے بڑے راز فاش کی ہیں. ایک تو باجوہ صاحب کے، باجوہ صاحب اس وقت بھی نہیں تھے غیر سیاسی، آرمی چیف کے ہوتے ہوئے بھی، اور اب بھی وہ غیر سیاسی نہیں ہے. اور باجوہ صاحب کے پیچھے کون ہے، کون سی طاقت ہے، اور ادھر پرویز الہی صاحب کو ساتھ جو بلا کے ساری باتیں کی گئیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سسٹم اس طریقے سے کب تک یہ مصنوعی جو ہے وینٹیلیٹر پہ اور اس کو آکسیجن دے کے دی جاتی رہے گی. تو انتخابات ہی واحد حل ہے، اور ان کو ہی ہونا چاہیے. اب پرویز الہی صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو برا بھلا کہا اور باجوہ صاحب کی تعریفیں کی، اور عمران خان صاحب کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا. تو عمران خان کو رگڑا، عثمان بزدار کو رگڑا، باجوہ صاحب کی تعریفیں کر دی. تو یہی باجوہ صاحب کی بہت پرانی خواہش تھی. تو پرویز الہی صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ مونس الہی صاحب جا کے صفائیاں دے رہے ہیں چودھری عمران خان صاحب کو کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب اس سائڈ پہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا. میرا اپنا خیال ہے کہ اب پرویز الہی صاحب بھی میٹر نہیں کرتے. پرویز الہی صاحب بھی چھوڑ دیں اگر عمران خان صاحب کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں. عمران خان صاحب اور اس وقت جو پاکستانی عوام کا موڈ ہے وہ کچھ اور کسی اور طرف چلا گیا ہے، اور الٹیمیٹلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو بھی یہ چیز خود بخود ہی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ پاکستان کے عوام کو اور جنرل ول کو، ول آف دا پیپل، جنرل ول جو ہے، منشا عام جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں،
जनरल विल जो है, जनरल विल को इग्नोर करके आप कहीं भी रूल नहीं कर सकते, खा आप कितने ही ताकतवर हों, खा आपके पास जितना बड़ा डंडा हो, लेकिन अगर जनरल विल आपके साथ नहीं है और वो आपके बिल्कुल दूसरी साइड पे है तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। इसी का नाम हिकमत, फ़िक्र, तदब्बर और फरासत कहते हैं जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।